तो अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। हम लोग जान चुके हैं कि अयस्क क्या होते हैं और अयस्क से उच्च अभिक्रियाशील धातु को किस प्रकार किया जाता है निष्कासित, और कम अभिक्रियाशील धातु को किस प्रकार निष्कासित किया जाता है। तो अभी हम देखते हैं सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले को हम लोग देख चुके हैं। हम लोग सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले तत्वों के क्या किया जाता है, निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है, तो हम लोग देख चुके हैं। ये पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो देखते हैं इसके आगे उसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे में कॉपर सल्फेट यानी कि CuS। इसको क्या करते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं। जैसे ही इसको हम लोग क्या करते हैं तो गर्म करते हैं तो ये क्या बना देता है तो CuO और प्लस में SO2 और प्लस में SO2 का निर्माण कर देता है। तो देखिए ये क्या हुआ, हम लोग देखे थे कि इसको क्या करेंगे तो नॉर्मली ये सल्फाइड के रूप में ही उपस्थित हमें मिल जाएगा, जो कि सबसे नीचे वाला है। तो सल्फाइड को क्या करेंगे तो उसको गर्म कर देंगे। गर्म करेंगे किसकी उपस्थिति में तो वायु की उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ये क्या कहलाएगा, भर्जन कहलाएगा। और ये क्या करेगा तो ऑक्साइड के रूप में आ जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे तो अपचयित कर देंगे, अपचयित कर देंगे। और जैसे ही अपचयित कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हट जाएगा। और ऑक्सीजन हट जाएगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा तो सिंपल सा कार्बन प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग अपचयित किसे करेंगे तो इसी में एक और यौगिक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा तो कॉपर ऑक्साइड। तो ये बना ही कॉपर ऑक्साइड, तो ये बना ही। और प्लस में किसके साथ अपचयन करवा देंगे तो कॉपर सल्फेट ही तो है ना, ये तो इसके अंदर है ही। और ये फिर से अभिक्रिया करके क्या कर देगा तो Cu का निर्माण करेगा और प्लस में SO2 का भी निर्माण कर देगा। तो देखिए SO2 क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा और ये बाहर की ओर निकल जाएगा। और ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सॉलिड अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। तो हमको कॉपर क्या हो गया तो प्राप्त हो गया। तो ये तो अभिक्रिया होता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं तो इसको संतुलित करते हैं। तो जैसे हम लोग संतुलित करते हैं तो देखते हैं यहाँ कॉपर के गो है एक दो गो, लेकिन यहाँ पे कॉपर के गो है एक गो। अच्छा भूल गए, इसमें सबसे अधिक में कौन है तो इसमें सबसे अधिक है, अच्छा यहाँ पे भूल गए, यहाँ पे क्या होगा Cu2O तो यहाँ पर भी अच्छा ये तो निर्माण करेगा और ये हो गया। यहाँ पर भी Cu2O के निर्माण करेगा और यहाँ पे भी। तो देखिए ये क्या है, कॉपर 2 गो, कॉपर 2 4 गो है, लेकिन इधर कॉपर के गो है तो एको गो नहीं। और वैसे देखिए यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन एक गो है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ पे ये क्या गो है कॉपर सॉरी कॉपर तो गिन लिया, सल्फर एक गो है, सल्फर एक गो है। तो ऑक्सीजन 2 गो है, ऑक्सीजन 2 को बनाने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो ऑक्सीजन तो 2 गो हो गया, लेकिन अब कॉपर क्या हो गया 2 दूनी 4 गो और 2 6 गो। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं तो 6 लगा देते हैं। अब ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। यानी कि देखिए 6 अणु प्राप्त हो जाएगा, कौची मैंने 6 को आइटम प्राप्त हो जाएगा, अणु प्राप्त हो जाएगा कौची का कॉपर का। यानी कि हमको बहुत मात्रा में क्या प्राप्त होगा तो कॉपर। ये क्या हुआ तो सक्रियता श्रेणी में जो नीचे आते हैं उसका। तब हम लोग देखते हैं कि सक्रियता श्रेणी के मध्य में ऐसे धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। ये कल बताए थे, तो इसको थोड़ा सा और भी आज देख लिए। हाँ तो देखते हैं सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आदि की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। मध्यम यानी कि क्या हुआ, ना तो ये अधिक अभिक्रियाशील है और ना ही ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील है, यानी कि ये मध्यम होता है। प्रकृति में यह प्रायः सल्फाइड या फिर कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। और देखिए सल्फाइड के रूप में था तो भर्जन कर दिया, और कार्बोनेट के रूप में ही रहेगा तो हम क्या कर देंगे तो निष्स्थापन कर देंगे। देखते हैं क्या करेंगे। तो देखिए सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में क्या कर देते हैं तो परिवर्तित कर देते हैं। और सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं, और गर्म करने पर यह क्या होता है तो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है तो भर्जन कहलाता है। तो भर्जन किसे कहते हैं तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अत्यधिक ताप पर गर्म करना ही क्या कहलाता है तो भर्जन कहलाता है।
और इस वर्जन में क्या होता है, तो वह धातु ऑक्साइड के रूप में निर्मित हो जाता है। तो अभी भी निर्मित हुआ था ना कॉपर ऑक्साइड, तो वैसे ही इसमें भी क्या हो जाएगा, तो निर्मित हो जाएगा। और यदि क्या हो कार्बोनेट अयस्क हो तो क्या होगा, तो कार्बोनेट अयस्क हो तो सीमित वायु में अधिक तापमान, यानी कि बहुत ही कम वायु होगा लेकिन थोड़ा सा होगा वायु, और उसमें क्या करेंगे, तो अधिक ताप पर क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। तो और गर्म करने से यह क्या हो जाएगा, तो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। तबलीग क्या कर दिए, तो ऑक्सीजन को सीमित कर दिए, इसलिए यह जो विधि होगा ये क्या कहलाएगा, निस्तापन। यानी कि भार्जन में ऑक्सीजन सीमित नहीं है, वो कितना ऑक्सीजन हो सकता है, लेकिन निस्तापन में ऑक्सीजन की संख्या सीमित है, मात्रा सीमित है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। जिंक के अयस्कों के भर्जन एवं निस्तापन के समय निम्न रासायनिक अभिक्रिया होती है। जिंक यानी कि ZnS, और इसको क्या कर रहे हैं, तो हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो गर्म कर रहे हैं तो ऑक्सीजन तो मिलवे करेगा, और इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो ZnO प्लस में क्या निर्माण करता है, तो SO2 को, और फिर से गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाता है, तो थोड़ा सा और ताप इसको देते हैं, फिर से गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ZnO प्लस में ZnS, ये आपस में क्रिया करके Zn प्लस में SO2 का निर्माण करेगा, यानी कि Zn हमें प्राप्त हो जाएगा। तो Zn हमें प्राप्त हो गया। अगर ये क्या होता, कार्बोनेट होता, ये सल्फाइड ना हो के क्या होता, ZnCO3 होता, तो इसको भी ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते, तो हम इसको गर्म कर देते। क्या करते, तो बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम इसको क्या कर देते, तो गर्म कर देते, और जैसे ही गर्म कर देते तो ये क्या हो जाता, ZnO प्लस में CO2 में क्या हो जाता था, टूट जाता। ये कार्बोनेट है जो टूट जाता दो भाग में, वो CO2 का निर्माण करता और एगो O प्लस O माइनस का, और ये Zn2 प्लस का, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो अभिक्रिया करके ZnO बना देंगे, और फिर से क्या होगा, तो ZnO प्लस में क्या हो जाएगा, ZnCO3 रहेगा, और ये फिर से अभिक्रिया करके क्या कर देगा, तो Zn प्लस में CO2 का निर्माण कर देगा। हमको Zn क्या हो गया, प्राप्त हो गया, यानी कि जिंक हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तब मध्यम वाले को हम ऐसे करके कर सकते हैं। जिसके पास क्या होगा, तो सल्फाइड होगा तो उसको भर्जन करेंगे, यानी कि उसमें ऑक्सीजन रहेगा, और जो कार्बोनेट के साथ रहेगा तो इसमें तो प्लस ऑक्सीजन ढेर सारा है, तो इसको गर्म करेंगे हल्का सा सीमित वायु में, था ये क्या करेगा, तो कार्बन। अब देखिए सीमित वायु क्यों बोला गया, क्योंकि हम उसको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म कर रहे हैं तो वहां पर ऑक्सीजन होगा, तभी ना मांग ला रहा है। तो ऑक्सीजन तो चाहे भी करिए तो थोड़ा मात्रा में चाहिए, तो थोड़ा मात्रा में इसके पास भी आएगा, लेकिन दर्शाया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है संतुलित करेंगे ना, तो यहाँ पे 4-5 अणु आ जाए, और फिर यहाँ पे भी संतुलित करने में 4-5 अणु आ जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, तो ये तो थोड़ा सा रहा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे नहीं दर्शाया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे क्या हो गया, 2 1 3 हो गया, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा कुछ ही करने के लिए, संतुलित करने के लिए। तो आप संतुलित यानी कि 3 गो ऑक्सीजन हमें हो जाएगा, 3 दूनी 6 गो हो जाएगा, तो फिर अणु कुछ लगाना पड़ेगा, है ना। तो वो ढेर सारा क्या होगा, हमको ऑक्सीजन देखना है, ढेर सारा ऑक्सीजन बन जाएगा, तो ये भर्जन हो गया, और ऑक्सीजन इसमें नहीं है तो क्या हो गया, तो भर्जन नहीं, ये क्या हो गया, निस्तापन हो गया। तो भर्जन और निस्तापन में अंतर क्या है, तो भर्जन उस विधि को कहते हैं जिस विधि में जिंक के सल्फाइड, कोई भी धातु के सल्फाइड को क्या किया जाता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, तो ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो यही क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। निस्तापन क्या कहलाता है, तो कार्बोनेट को कम वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो ऑक्साइड और क्या हो जाता है, ऑक्साइड के रूप में प्राप्त हो जाता है, तो वह निस्तापन कहलाता है। तो आगे हम लोग देखते रहते हैं। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक क्या कर लेते हैं, वहां पर कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का प्रयोग कर लेते हैं। अच्छा, तो दूसरा सॉलिड भी बनता है, यानी कि जिंक को हम ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं। ZnO का तो निर्माण हो ही गया था, आप प्लस में कार्बन को लाएंगे और क्या करेंगे, कार्बन को लाके गर्म कर देंगे, फिर से थोड़ा सा गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो Zn का निर्माण करेगा, और प्लस में Zn का निर्माण करेगा, और प्लस में CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड 2 भी होगा, वो निर्माण कर लेगा। अच्छा, तो ये हो गया। अब देखते हैं, तो देखिए हमने देखा था कि ऑक्सीकरण में अपचयन प्रक्रम को हम पहले से ही जानते हैं। धातुओं को उनके यौगिक से प्राप्त करना भी क्या है, एक अपचयन प्रक्रम ही है। अपचयन प्रक्रम माने क्या हुआ कि ऑक्सीजन का हटना ही है, देख रहे हैं।
तो कार्बन कोयला का उपयोग कर धातु ऑक्साइड को धातु का अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जाता है। यानी कि इसको क्या कर सकते हैं, तो हम विस्थापन अभिक्रिया के लिए भी इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो क्या है बेचारा कमजोर आदमी है, लेकिन थोड़ा सा रिएक्टिव है तो किसी के साथ कंपाउंड बना लेगा और वो क्या करेगा, तो उसको यौगिक के कर लेगा। तो अभिक्रियाशीलता वाले क्या करते हैं, धातुओं को उनके यौगिक से विस्थापित कर सकते हैं। इससे कम तो कार्बन से कम अभिक्रियाशील जो भी होंगे, यानी कि इससे जितने भी कम अभिक्रियाशील होंगे उससे इसको क्या कर देगा, कहेगा चल हट, हम ये तो रस अभी राजा है ना। जैसे देखिए ना, ये था कितना 5 था और ये 6 था, तो कहेगा कौन पीएच मान, तो कहेगा कौन अम्लीय है, कहेगा ये कहते कि हम थोड़ा ज्यादा अम्लीय है, तू हट। वैसी कार्बन के बाद हो सकता है कॉपर रहे, है ना, कॉपर रहे, कॉपर रहे के बाद क्या रहे, एजी रहे, सिल्वर रहे, तो इकुल को क्या चल तरह ज्यादा हम एक्टिव ही हो, है ना। तो ऐसा करके वो विस्थापन अभिक्रिया में भी भाग ले सकता है। कौन ले सकता है, तो कार्बन ले सकता है। तो देखिए, जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है, क्या करा था, मैग्नीज डाइऑक्साइड, तब मैग्नीज कहा था एमएन, मैग्नीज कहा था एमएन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का दो, देखिए एक को कहते हैं मोना, दो को कहते हैं डाई, या 3 को कहते हैं ट्राई, और 4 को कहते हैं टेट्रा, 5 को कहते हैं पेंटा, 6 को कहते हैं हेप्टा। तो ये सब आता नहीं है हमको, टेट्रा तक काफी हो जाता है, 4 तक काफी हो जाता है। चलिए 2 भी होता है, देखिए। अच्छा, इसको क्या कर रहे हैं, तो हम एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, लीजिए एल्युमिनियम ले आए। तो जैसे हम लोग क्या कराते हैं, तो अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है, तो मैग्नीशियम हमें प्राप्त होता है, मैग्नीज है ना, मैग्नीज, और कोची के फॉर्म में प्राप्त होता है, तो लिक्विड के फॉर्म में, और प्लस में एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, Al2O3 होगा, हाँ O3, और ये कोची के रूप में होता है, तो सॉलिड के रूप में रहता है, और प्लस में ढेर सारा उष्मा का निर्माण होता है, ढेर सारा उष्मा का निर्माण होता है। तो देखिए ये जो अभिक्रिया हुआ ये क्या हो गया, तो इसमें एल्युमिनियम ऑक्सीजन को क्या कर लिया था, अपने पास लेके चला आया, यानी कि मैग्नीशियम को उससे क्या कर दिया, कहा चलो भागो, यानी कि एल्युमिनियम क्या हो गया, इससे ज्यादा अभिक्रियाशील हो गया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का जुटना हटना भी है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का जुटना भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो एक जगह से ऑक्सीजन हटा और एक जगह जाके जुट गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा अभिक्रिया है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। यानी कि एक तरह अपचयन हो रहा है और दूसरा तरह उपचयन हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो हम लोग कभी कभी देखते होंगे कि रेल पटरियों को किस प्रकार जोड़ा जाता है। तो देखिए ये जो विस्थापन अभिक्रियाएं होती है बहुत ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती है। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतना अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती है। देखिए अभी जो हमें प्राप्त हुआ था तो मैग्नीज, वो क्या था, तो लिक्विड अवस्था में प्राप्त होता है, क्योंकि वो बहुत ही उष्मा वहां पे निर्माण होता है। तो उस समय उष्मा उसका क्या होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट से अधिक होगा, इसलिए वो क्या हो जाता है, तो पिघल जाता है। जैसे हम एक प्रकार की अभिक्रिया को देख सकते हैं जिसे थर्मिट अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो देखिए थर्मिट अभिक्रिया का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो थर्मिट अभिक्रिया का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। ये जो रेलवे पटरियां बिछाई हुई रहती है, तो बीच में ये जो दरार आ जाते हैं, इनको भरने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो थर्मिट अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो थर्मिट अभिक्रिया क्या होता है, तो देखिए फेरस के ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 प्लस में एल्युमिनियम को, प्लस में एल्यूमिनियम को क्या करेंगे, तो हम अभिक्रिया कराएंगे। तो जैसे ही अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया पूर्ण होने के स्वरूप क्या होगा, तो हमें लोहा प्राप्त होगा। क्या होगा, लोहा प्राप्त होगा और वह कैसे प्राप्त होगा, तो लिक्विड के रूप में प्राप्त होगा। और प्लस में क्या बनाएगा, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, प्लस में क्या निकलेगा, तो उष्मा निकलेगा। तो देखिए ये क्या कर दिया था लिक्विड में, और यही लिक्विड क्या करेंगे, तो यहाँ पे लगकर पिघलका में डाल देंगे और फिर थोड़ा देर में जम जाएगा, तो फिर ये क्या हो गया, जुट गया। तो ऐसे ही करके क्या करते हैं, तो हम थर्मिट अभिक्रिया करवाते हैं और पटरियों को जोड़ रहे हैं। तो हमको क्वेश्चन पूछ सकता है कि पटरियों को जोड़ने के लिए किस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो थर्मिट अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर आते हैं जिनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर क्या है, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इन सब जैसे तत्वों को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इनको किस प्रकार से हम अलग कर सकते हैं, इनके
अयस्क से। तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती है। इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिक से प्राप्त नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए कार्बन द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि कार्बन उनसे अधिक अभिक्रियाशील नहीं होता है। वो अपने नवाब है, नवाब के कहेगा चलिए ना, उन्हें नवाब के मन होगा जाइए चलेगा, नहीं माने तो नहीं जाएगा। अब क्या, अब जाके कुछ कहेगा तो मानेगा नहीं। जैसे सोडियम क्या है, नवाब है, कार्बन है अमरणीय आदमी। तो अमरणीय आदमी कोई नवाब आदमी के कुछ कह दे तो मानेगा थोड़ा ना, लेकिन वो कहेगा तो सुन लेंगे। जैसे वो आएगा हमको भी स्थापित कर देगा, लेकिन हम कितना चाह के भी उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। कारण कि इन धातुओं की जो बंधुता होती है कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनका निष्कर्षण किस प्रकार किया जा सकता है? तो उनका निष्कर्षण किया जा सकता है तब विद्युत अपघटनी के द्वारा किया जाता है। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को उनके क्या करते हैं तो गलित क्लोराइडों के रूप में विद्युत अपघटन करते हैं और हमें प्राप्त होता है। तो कैथोड यानी कि ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड पर धातुएं निक्षेपित हो जाती है तथा एनोड यानी कि धन आवेशित इलेक्ट्रॉन पर क्लोरीन मुक्त होती है। तो देखिए क्या होता है। हम लोग ऐसा विक्रिया करा चुके हैं, तो थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, और इसमें क्या है NaCl है। अब तो आपको याद आ गया होगा कि हम तो ऐसा कुछ कर चुके हैं पहले ही। इसमें क्या है, एक्वस के रूप में इसको डाल देते हैं, यानी कि जलीय विलयन है। इसमें क्या कर दिए तो 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए। यहाँ पे क्या है तो ढेर सारा बैटरी है। यहाँ पे क्या है तो समझिए एक तो बैटरी है, एक पोल ये लगा हुआ है और एक पोल यहाँ से आकर जुड़ गया है। कितना वोल्ट का है? मान लीजिए 120 वोल्ट का है। कोई दिक्कत नहीं, 12 वोल्ट का भी आप मान सकते हैं। तो हाईली रिएक्टिव बनाना है ना, तो जल्दी जल्दी विक्रिया कराना है। तो क्या हो जाएगा, एनोड सॉरी कैथोड यानी कि ऋण, ये मान लिया जाए ये निगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। तो देखिए ये कैथोड और ये क्या हो गया, एनोड हो गया। तो कैथोड यानी कि निगेटिव, तो निगेटिव की ओर कौन आएगा, पॉजिटिव वाला। तो इसको तोड़ेंगे तो पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो निगेटिव की ओर पॉजिटिव आएगा। यानी कि इस पे क्या आ जाएगा, सोडियम, और ये पॉजिटिव, ये क्या होगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की ओर निगेटिव आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। यानी कि ये क्या करेगा, तो हमको पता है विपरीत इलेक्ट्रॉन की ओर क्या करते हैं, विपरीत आवेश वाले विपरीत इलेक्ट्रॉन की ओर गमन करने लगते हैं। तो देखिए ये पॉजिटिव वाला निगेटिव की ओर गया, निगेटिव वाला पॉजिटिव की ओर चला गया। यानी कि हमें कैथोड पर क्या प्राप्त होगा, तब कैथोड पर हमें प्राप्त हो जाएगा सोडियम और एनोड पर क्या हो जाएगा प्राप्त, क्लोरीन। तो हमको ऐसा ही पूछ सकता है वैसे अपघटनी में कैथोड पर हमें क्या प्राप्त होती है, तो कैथोड पे हमें प्राप्त होती है धातु। क्या प्राप्त होती है, तो धातु। और एनोड पे क्या प्राप्त होती है, तो अधातु। क्या प्राप्त होती है, तो अधातु, है ना। तो देखिए वैद्युत अपघटनी हम लोग कर लिए। तो करा धातुओं का परिष्करण अब किस प्रकार किया जाता है। तो ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है, उनमें कुछ न कुछ अशुद्धियां होती है। उन्हें ही हटाकर शुद्ध प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, या फिर धातुओं के अपद्रव्य को हटाने का सबसे प्रचलित विधि को क्या कहते हैं, तो विद्युत अपघटनी परिष्करण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो परिष्करण कहते हैं। तब विद्युत अपघटनी परिष्करण कैसे किया जाता है, तो कॉपर, जिंक, टीन, निकल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बना दिया जाता है और धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्ट के रूप में होता है। उपकरण व्यवस्थित किया जाता है और विद्युत अपघट्ट से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्ट में घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्ट से कैथोड से निक्षेपित हो जाती है और विलय अशुद्धि विलयन में चली जाती है तथा अविलय अशुद्धियां एनोड की तली पर क्या हो जाती है, निक्षेपित हो जाती है। इन्हें ही एनोड पंख कहते हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है, तो तनी इसको मिटा देते हैं, है ना।
तनी बढ़िया से देखते हैं इसको डिटेल कि वैद्युत अपघटनी परिष्करण क्या है। तो देखिए हम एक ठो क्या ले लेते हैं, तो एक ठो जार ले लेते हैं, एक ठो जार ले लिए और इसमें क्या कर लेते हैं, तो कैथोड और एगो एनोड ले लेते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे एक ठो बैटरी ले लिए, चलिए ये बैटरी हो गया, और जैसे ये बैटरी हो गया तो ये छोटा वाला सिरा निगेटिव और बड़ा वाला सिरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर एक ठो बना देते हैं दूगो, अच्छी क्या बना देते हैं दूगो मस्त वाला एकदम से बना देते हैं, एक ठो कैथोड और एक ठो एनोड बना देते हैं। तो जैसे कैथोड और एनोड, एनोड क्या हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया एनोड और ये क्या हो जाएगा तो कैथोड। तो हमको कह रहा है ना, हमको कह रहा है, देखिए हमको क्या कह रहा था, कह रहा है अशुद्ध धातु को एनोड पर, यानी कि ये जो एनोड है इसको क्या कर देते हैं तो अशुद्ध धातु इसमें डाल देते हैं। इसमें अशुद्ध धातु है, क्या है अशुद्ध, इसमें तो आया नहीं, अशुद्ध धातु है, और इसमें क्या करते हैं तो शुद्ध धातु लगा देते हैं, शुद्ध धातु। किसी शुद्ध धातु डालते हैं, अब क्या करते हैं तब वैद्युत अपघट्य कराते हैं, इसमें कोई बिलियन भर देते हैं, कोई बिलियन से, तो क्या होता है NaCl हो सकता है, कोई भी चीज हो, अगर जिसका कर रहे हैं तो उसी के ऑक्साइड से क्या करते हैं तो कर लेते हैं। तो देखिए अम्लीकृत कॉपर सल्फेट इसमें डाल दिया जाता है, इसमें क्या किया जाता है तो कॉपर सल्फेट डाल दिया जाता है, क्या डाल दिया जाता है कॉपर सल्फेट डाल दिया जाता है। अब देखिए क्या हुआ, तांबे की विद्युत अपघटनी परिष्करण अम्लीयकृत कॉपर सल्फेट की विलयन विद्युत अपघट्य है, और विद्युत और अशुद्ध तांबा एनोड है, जबकि शुद्ध तांबा की पट्टी कैथोड पर कार्य करती है। तो देखिए यहाँ पे शुद्ध है और ये वाला अशुद्ध है, और जैसे ही ये कार्य शुरू होता है तो क्या होता है तो यहाँ से कुछ अशुद्ध धातु है जो इसमें आके क्या हो जाता है तो घुल जाता है, यानी कि इसमें से छूट के क्या हो जाता है तो घुल जाता है, और इसमें से उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु है जो कि इसमें क्या हो जाता है तो जाके घुल जाता है, और उसमें जो अशुद्धियां थी जो क्या हो जाता है तो इसके नीचे आके जम जाता है, और ये वाला जाके उस पर क्या हो जाता है तो चढ़ जाता है, और इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो जाता है तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाता है शुद्ध धातु, इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाता है शुद्ध धातु। और ये जो किसर आके इस पर जुड़ जाता है तो एनोड की ओर आके जम जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है तो एनोड पंख, इन्हें क्या कहा जाता है तो एनोड पंख कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है तो एनोड पंख कहा जाता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि संक्षारण क्या है, कोरेजन क्या है, यानी कि जंग लगना क्या है। हम लोग देख चुके थे कि जंग लगना क्या है, लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जंग लगना क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जंग कब लगता है, तो कोई कहेगा कि पानी में है तो जंग लगेगा, और कोई कहेगा कि पानी के बाहर है तो जंग लगेगा। हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी जंग है पानी के अंदर नहीं लगता है, पानी के बाहर लगता है और बाहर नहीं लगता। यानी कि कोई वस्तु अगर यहाँ है तो इसमें जंग लगेगा नहीं लगेगा, कोई वस्तु यहाँ है तो इसमें जंग लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ है तो हो सकता है जंग लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। तो हमें पता है कि ये जो Fe होता है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, किसके साथ करता है तो जलवाष्प के साथ करता है। जलवाष्प का मतलब हो गया नमी के साथ करता है, और प्लस में या तो आ जाए H प्लस निर्माण करने वाला और या तो आ जाए OH माइनस निर्माण करने वाला, यानी कि या तो अम्ल आ जाए और या तो क्षार आ जाए। सब ये क्या करता है अभिक्रिया करता है, अम्लीय माध्यम हो क्षारीय माध्यम हो या फिर आर्द्रता वाले क्षेत्र में ही क्या होता है तो कोरेजन की संभावना है, यानी कि जंग लग सकता है। अन्यथा अगर वह जल के अंदर है, इस पे तेल गिरा हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे जंग वस्तुओं में नहीं लगेगी। तो देखिए लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे के ऊपर एक भूरे रंग की पपड़ी जम जाती है, इसे क्या कहते हैं तो जंग लगना। तो हम लोग देख चुके हैं कि जंग किस प्रकार लगता है।
निर्जली कैल्शियम क्लोराइड। हम लोग बहुत जगह क्या करते हैं, तो निर्जलीकरण का प्रयोग करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, तो कैल्शियम क्लोराइड होता है, CaCl2 होता है। यानी कि हम लोग कभी कभी देखते होंगे, मोबाइल खरीदते हैं, लैपटॉप लाते हैं, कोई भी बैटरी मंगाते हैं, तो उसमें एक तो छोटा सा ये ऐसे डिब्बा होता है ना, वो ड्राई सूखा हुआ, वो क्या करता है, तो डिब्बे के अंदर अगर थोड़ी सी भी नमी रहती है तो वो ये कैल्शियम है जो कि उसके साथ अभिक्रिया करके क्या कर देता है, तो उसका जल को सोख लेता है अपने अंदर, है ना। देखिए ना, अरे भूल गए का जी, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड तो ये चूना हो गया, कल ही चूना, एकदम होशियार चूना, अभी अभिक्रिया कर लेगा जल से और वो एच का निर्माण कर देगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बुधा हुआ चूना। तो ये ऐसा होता है। तो देखिए जंग लग गया भाई जी, तो जंग लगने को अब बचाना कैसे है, तो जंग लगने को अब हम लोग बचा सकते हैं, और बचाने का बहुत सारे तरीका है। तो जंग लगने से हम लोग बचा सकते हैं, तो देखिए कैसे बचा सकते हैं। तो संक्षारण से सुरक्षा पेंट करके हम कर सकते हैं। किसी भी धातु के ऊपर अगर उसमें जंग लग रहा है तो हम तेल लगाकर कर सकते हैं, ग्रीज लगाकर कर सकते हैं, यसद लेपन यानी कि लोहे की बनी धातु पर जस्ते की परत चढ़ाकर कर सकते हैं, क्रोमियम लेपन कर सकते हैं, यानी कि सीआर जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम जैसे यसद जस्ता का परत चढ़ाया वैसे क्रोमियम का भी परत चढ़ा सकते हैं। एनोडीकरण कर सकते हैं जो अभी कर रहे थे, और एनोडीकरण के बाद क्या कर सकते हैं, या तो मिश्रातु यानी कि मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। सिर्फ लोहे को नहीं और सभी धातुओं को भी जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते यानी कि जेडन यानी कि जिंक की पतली परत चढ़ा दिया जाता है, और पतली परत चढ़ाने की विधि क्या कहलाता है, तो यसद लेपन कहलाता है, और उम्मीद है कि इसी को ही एनोडीकरण भी कहा जाता होगा। तो देखिए यहाँ पे धातु लगा दिया जाता है और यहाँ पे अशुद्ध धातु लगा दिए गए, और क्या किया जाता है, तो वैद्युत घटन करा दिया जाता है, तो इसपे कुछ परत जाके इससे क्या हो जाती है, तो जम जाती है, और जम गई, मान लिया जाए ये लोहा था और इसके ऊपर क्रोमियम का एक परत चढ़ गया, अब बताइए इसमें जंग लगेगा नहीं, और ये ऊपर से कैसा दिखेगा, तो क्रोमियम के जैसा, कैसा दिखेगा, तो क्रोमियम के जैसा। इसलिए बाला उला जो रहता है तांबा का पानी चढ़ा दिया जाता है, लगता है कैसा, तांबा के जैसा, और घिसने पर पता चलता है कि उसमें जंग लग गया, और वो कौची था, तो लोहा था, वो कौची था, तो लोहा था। तो यही जो क्रिया हुआ यही क्या कहलाया, यसद लेपन, यानी कि किसी धातु के ऊपर किसी अन्य धातु जो क्या है, तो उससे कम माने क्या विक्रियाशील है उसका एक तो गलित अवस्था में लाएंगे और उसमें डुबा के निकाल लेंगे, तो उस पर एक तो परत चढ़ जाएगा, तो वही क्या कहलाएगा, तो यसद लेपन कहलाएगा। यसद जर्दा चढ़ा रहे हैं तो यसद लेपन, क्रोमियम चढ़ा रहे हैं तो क्रोमियम लेपन कहलाएगा। तो इसमें करने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो धातुओं के गुणधर्मों को ध्यान देते हैं और क्या करते हैं, अगर गलित अवस्था में आ सकते हैं तो उनको क्या कर देते हैं, तो हम एक बर्तन में पिघला देते हैं, और वो क्या है, बहुत ही अधिक ताप पर पिघले हुए रहते हैं, और क्या करते हैं, लोहे की छड़ को ले जाते हैं, कहेंगे चलिए, और इसमें इसे डुबा के निकाल लेते हैं और बाहर निकाल लेते हैं, तो ये तो ऐसे था, ये था, ये तो ऐसे है, ये था, थोड़ा सा लकवा नहीं मार ले, और इसके ऊपर एक और परत चढ़ जाता है, और वो क्या हो जाता है, तो इसको सुरक्षित कर लेता है। तो यही जो ऊपर से परत चढ़ाने की जो क्रिया है यही क्या कहलाता है, तो यसद लेपन कहलाता है। हम लोगों का जो साइकिल होता है उसका हैंडल एकदम चमचम करता है, जैसे लगा दीजिए ना तुरंत जंग लग गया, तो वो जो चढ़ा हुआ रहता है वो क्या रहता है, क्रोमियम रहता है। उसको चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं, तो प्लेटिंग कहते हैं। अच्छा तब देखते हैं, और जानते हैं शुद्ध लोहा भी होता है जो नर्म होता है, थोड़ा सा नर्म होता है, यानी कि ज्यादा नर्म नहीं लेकिन नर्म होता है, तो उसको कठोर बनाने के लिए 0.05% क्या लगा दिया जाता है, तो कार्बन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन का प्रयोग किया जाता है, और वो क्या हो जाता है, इतना सा ही कार्बन मिलेगा पर वो इतना बरियार हो जाता है कि कुछ कहिए के नहीं। लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है जो कठोर होता है और उसमें जंग नहीं लगता है, जिसे हम लोग ठेठ भाषा में चाइनीज काटी कहते हैं। बताइए वो कौन काटी है, तो क्रोमियम का परत चढ़ा हुआ है, निकेल का परत चढ़ा हुआ है, और हम लोग कहते हैं चाइनीज काटी।
चाइनीज काटी है, काय को में जंग नहीं लगता, पता नहीं क्या है उसका नाम चाइनीज काटी है। ऐसा इसलिए होता है कि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित कर दिया जाता है तो उसके क्या हो जाते हैं, तो गुणधर्म बदल जाते हैं, और वास्तव में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर किसी भी धातु के गुण धर्म क्या हो जाते हैं, तो बदल जा सकते हैं। और यह पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है। जैसे कार्बन क्या था, अधातु था, हम क्रोमियम मिला देते तो वही कठोर होता। तो जैसे होंगे जानते होंगे कि सोना के बारे में जानते होंगे कि सोना 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है। लेकिन हम लोगों के यहाँ जो गहना बनता है वो 18 कैरेट 22 कैरेट से ऊपर का फालतू का नहीं बनता। तब वो जो 2 कैरेट होता है, वो जो 2 कैरेट होता है, तो वो जो 2 कैरेट होता है, तो वो 2 कैरेट क्या होता है, तो वो जो 2 कैरेट होता है तो जानते हैं क्या लगा दिया जाता है, तांबा डाल दिया जाता है, तांबा, चांदी, चांदी डाल दिया जाता है उसके जैसा ही दिखने के लिए। अगर चांदी डाल दिया जाता है तो उसका चमक थोड़ा सा उजला टाइप का हो जाता है, और अगर तांबा डाल दिया जाता है तो कोई भी फड़क नहीं पड़ता है। तो हमारे घर में जो आभूषण बने होते हैं वो 22 कैरेट का होता है। तो पूछेगा 22 कैरेट में कितने प्रतिशत हो गए, तो 22 बटा में 24 गुना में 100 काट दीजिए, 25 चौके 100, 6 चौके 24, 3 गुना के 100, 11 दूना का 22, 11 गुना में 25 कितना हो जाएगा, 275 बटा में 3 से काटेंगे, 3 नवा 27, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, यानी कि 91.66% हो गया। पूछेगा 75%, तो 6 चौके 24, 18, यानी कि 18 बटा में 24 और गुना में 100, तो क्या हो जाएगा, 18 6 चौके 24, 4 25 है 25 या 75, यानी कि 18 कैरेट सोना होगा, वही क्या होगा, तो 75% के बराबर में आएगा। तो 22 कैरेट वाला 91.66% लोहे सोना आएगा, और बाकी जो 9% बचा है 8.5% और 8.33% वह हो सकता है चांदी, वह हो सकता है तांबा। तो इस प्रकार मिश्रित कर दिया जाता है। तो अब क्या कहला गया, तब मिश्र धातु कहला गया, यानी कि अब इसको क्या कर दिया गया, तब मिक्सचर बना दिया गया, तो ये क्या हो गया, तो मिश्र धातु हो गया। अब मिश्रण करने में क्या हो सकता है, तो जो हम मिला रहे हैं वो या तो क्या हो सकता है, या तो वो धातु भी हो सकता है और या भी अधातु भी हो सकता है। हमको क्या प्राप्त करना है इस पे डिपेंड करता है कि हम वहां पे क्या मिलाएं। हाँ, तो मिश्रातु हो गया। तो आगे देखते हैं, हम लोग जान गए अमलगम। यदि कोई धातु पारद है तो इसकी मिश्र धातु को क्या कहेंगे, तो अमलगम कहेंगे। पारद यानी कि पारा यानी कि Hg यानी कि परमाणु संख्या 80 वाला, इसको क्या कहते हैं, जो थर्मामीटर में पाया जाता है। इसके जो क्या होगा, अगर इसको गलित अवस्था में मिश्र धातु में बनाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, अमलगम, अमलगम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसको गलित अवस्था में मिश्र धातु बनाएंगे तो अमलगम कहलाएगा। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातु की विद्युत चालकता एवं गलनांक क्या होती है, तो कम होती है, यानी कि विद्युत का उत्पन्न तो पहले ही से विरोध करता था, अब और विरोध